नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विद्या महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीछे के जो वीडियो में हमने देखा था जो आदेश 1 और 2 है उसके बारे में कि कौन वाद का पक्षकार होगा और तथा वाद की क्या विवेचना होगी। आज हम बात करेंगे आदेश 3 और आदेश 4 के बारे में। आदेश 3 जो ये कहता है कि जब न्यायालय में पक्षकार उपस्थित होगा, वादी उपस्थित होगा, तो वो किसके माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगा? क्या वह स्वयं उपस्थित होगा या उसका कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होगा? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज आदेश 3 के अंतर्गत। आदेश 3 है वो कहता है, ऑर्डर 3 है वो कहता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है और प्लीडर कौन होता है। ये हम इसके जो नियम 2 और 4 में हम मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में पता लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं नियम 1 की। जो नियम 1 ये कहता है कि न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अगर उपस्थित होगा तो वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर के माध्यम से ही उपस्थित हो सकता है। नियम 2 इसमें मान्यता प्राप्त अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में बताता है और नियम 3 है वो जैसे ही मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को नोटिस की तामील हो जाती है वैसे ही जो उसका पक्षकार होगा उस पक्षकार को भी तामील मानी जाती है। नियम 4 इसमें प्लीडर की नियुक्ति के बारे में बताता है और नियम 5 है जैसे ही प्लीडर को तामील होती है पक्षकार को तामील मानी जाती है। अब नियम 6 है वो अभिकर्ता के बारे में बताता है कि कौन व्यक्ति है वो अभिकर्ता होगा। अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम नियम 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति है जो कि न्यायालय में किसी पक्षकार के द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी कौन कौन व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई कार्य या किसी पक्षकार के द्वारा किया जाना है वहाँ पर न्यायालय में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर को नियुक्त किया जा सकता है कि वह न्यायालय में उपस्थित हो और उस पक्षकार के का प्रतिनिधित्व वह न्यायालय में करे। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर को नियुक्त किया जा सकता है। नियम 2 कहता है कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे मुख्तारनामे से अधिकृत किया गया है। यानी यदि किसी व्यक्ति को किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यदि कोई नियुक्त किया जाता है तो वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कहलाता है। यानी कि उसको लिखित रूप में कहा कि मेरे जो भी संपत्ति होगी उसको ये व्यक्ति उसका सार संभाल करेगा या ये व्यक्ति उसको उसके बारे में जानकारी रखेगा या इसकी सार संभाल करेगा या इससे संबंधित जो भी उसके जो पावर है वो पावर उस व्यक्ति के पास होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कहलाएगा। या वह व्यक्ति जो अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है उस व्यक्ति के लिए जो न्यायालय में क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय से बाहर, न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर जाके यदि कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है या उसका जो प्रतिनिधित्व या उसका कोई अभिकर्ता है, अभिकर्ता के रूप में वह वहाँ पर कार्य कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति है वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता माना जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, किसी पक्षकार हो चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो, उनकी ओर से यदि कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है जो न्यायालय में उसकी ओर से कार्य करता है या उसकी ओर से पैरवी करता है तो ऐसा व्यक्ति मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कहलाता है। यानी नियम 3 इसका ये कहता है कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को यदि नोटिस की तामील हो गई है तो व्यक्ति को ही तामील समझी जाती है। यानी यदि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया है तो उस व्यक्ति को अगर कोई तामील होती है तो ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने अभिकर्ता नियुक्त किया है उस व्यक्ति को तामील हो गई है। नियम 4 कहता है प्लीडर की नियुक्ति के बारे में। प्लीडर की नियुक्ति निम्न प्रकार से हो सकती है। पहले किसी दस्तावेज में हस्ताक्षर द्वारा पक्षकार के या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा। यानी प्लीडर का मतलब है कि न्यायालय में जो प्लीड करेगा या न्यायालय में जो पैरवी करेगा वह व्यक्ति होता है। यानी जो इसके लिए जैसे वकालतनामा होता है उस पर दस्तावेज, जो वकालतनामा जो दस्तावेज होगा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या तो पक्षकार द्वारा किए जाएंगे या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लीडर की नियुक्ति की जा सकती है। प्लीडर की नियुक्ति कब तक रहती है? प्लीडर की नियुक्ति तब तक रहती है जब तक कि वह वाद
चालू रहता है। यानी प्लेडर की नियुक्ति कब तक रहती है? वाद के सभी कार्य करने के लिए जब वह नियुक्त है, जब तक कि न्यायालय की इजाज़त से उसके नियोजन को समाप्त नहीं किया जाता। यानी कि जो भी वाद चल रहा है उन सब कार्यों के लिए वह जो नियुक्त है वो वाद चलता रहेगा, तब तक प्लेडर की नियुक्ति रहेगी, या न्यायालय की इजाज़त से यदि उसका नियोजन समाप्त, यदि कोई व्यक्ति है अपने प्लेडर को हटाना चाहता है यानी उसकी नियुक्ति रद्द करना चाहता है तो वह न्यायालय से इजाज़त लेगा। यदि न्यायालय अगर इजाज़त देता है तो उसको हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि जहाँ पर पक्षकार या प्लेडर उसका परिवर्तन कर सकते हैं, यानी पक्षकार है वो प्लेडर को हटा सकता है। पक्षकार या प्लेडर की मृत्यु से भी पर्यवसान हो जाएगा, यानी उसकी जो नियुक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। और ये समाप्त कब हो जाएगी? जब समस्त कार्यवाही वो भी समाप्त हो जाए तो भी प्लेडर की नियुक्ति है वो समाप्त हो जाती है। और तब तक प्लेडर तब तक नियुक्त रहता है जब तक कोई वाद में पुनर्विलोकन हो, या यदि कोई आवेदन किया जाना हो जो धारा 144 से 152 के अंतर्गत, या अपील हो, या कोई नकल निकलवानी हो, तो ऐसी स्थिति में प्लेडर की नियुक्ति होती रहती है। अगला जो इसका जो नियम 4 का जो नियम 4 जो कहता है उसका जो तीसरा पॉइंट है, जैसे वो कहता है कि जहाँ वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्लेडर नियुक्त किया जाता है अपना नाम लिखने में असमर्थ होता है, वहाँ वह व्यक्ति अपना चिन्ह या अंगूठा लगाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिख नहीं सकता, यानी असमर्थ, लिखने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना अंगूठा चिन्ह लगाएगा। किस पर? उस दस्तावेज पर जिस दस्तावेज के माध्यम से प्लेडर को नियुक्त किया गया है। और उस पर यदि मान लो कि जो व्यक्ति नियुक्त करने वाला व्यक्ति है वह अगर लिख नहीं पाता है या अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाता तो वह उस पर अंगूठा भी लगा सकते हैं। नियम 5 कहता है प्लेडर को पक्षकार को तामील समझेगी। जैसे ही प्लेडर को तामील हो जाती है तो न्यायालय में जो पक्षकार है उस पक्षकार को भी तामील मानी जाती है। अब बात आती है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के स्थान पर अन्य अभिकर्ता कब नियुक्त किया जा सकता है, यानी नियुक्त किया जा सकता है। कब किया जाएगा? ऐसी नियुक्ति मालिक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित द्वारा या उसकी प्रमाणित प्रति द्वारा होगी। ऐसे अभिकर्ता को मालिक को तामील समझेगी। यानी मालिक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में यदि कोई प्रमाणित प्रति द्वारा यदि हस्ताक्षरित करके ये कहा जाता है कि इस मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को परिवर्तन इसको बदलना है, यानी इसको चेंज करना है, तो ऐसी स्थिति में मालिक हस्ताक्षरित जो दस्तावेज है उसके माध्यम से उसको हटा सकता है और उसके स्थान पर नया जो अभिकर्ता है उसको नियुक्त कर सकता है। अब आता है आदेश 4। आदेश 4 ये कहता है कि वादों को संस्थित कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। वादों को संस्थित आवेदन के माध्यम से या वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। और उसके साथ में जो है सभी तथ्यों को साबित करने के लिए एक शपथ पत्र भी साथ में दिया जाएगा। यानी इसकी जो धारा 26 है वो तो ये कहती है कि वाद पत्र के माध्यम से या अन्य रीति से भी संस्थित किया जा सकता है वादों को, और सभी तथ्यों को शपथ पर भी साबित किया जाएगा। और जो इसका ऑर्डर है वो आदेश 4 वो ये कहता है कि जो वाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय में वह 2 प्रतियों में होगा, और उसकी जो प्रविष्टि है वो सिविल वादों के रजिस्टर में की जाएगी, जो कि न्यायालय में सुरक्षित रखा रहता है। जब भी वाद पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसकी प्रविष्टि है वो उसके सिविल वादों के रजिस्टर में की जाएगी। तो इस प्रकार हमने आज आदेश 3 और 4 के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।